आज हम भारत के एक बहुत ही अहम कानून पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जी। ये वो कानून है जो आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद और स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की जो प्रतिबद्धता थी उसके चलते ये सामने आया। बिल्कुल। इसे अक्सर छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये 19 नवंबर 1986 से पूरे देश में लागू है। हाँ, और ये छाता विधान वाला नाम बिल्कुल सही बैठता है। इसमें कुल 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं जो मतलब पर्यावरण से जुड़े कई अलग अलग कानूनों और नियमों को एक जगह ले आती हैं। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ प्रदूषण रोकना नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसको सुधारना भी है। और ये संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया था। अनुच्छेद 253? हाँ, जो केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार मिला सरकार को। तो ये अधिकार किस तरह के हैं? मतलब क्या कुछ खास बातें हैं इसमें? चलिए थोड़ा खोलकर देखते हैं। सबसे पहले धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, शायद वो समझना जरूरी है। बिल्कुल। पर्यावरण की परिभाषा ही देख लीजिए जी। इसमें सिर्फ हवा, पानी, जमीन नहीं है। अच्छा। बल्कि उनके बीच का जो आपसी संबंध है वो भी शामिल है। और साथ में इंसान, दूसरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक की प्रॉपर्टी भी, मतलब बहुत व्यापक है। हाँ, ये तो काफी बड़ा दायरा हो गया। और इसी में पर्यावरण प्रदूषक की भी परिभाषा है। कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस वाली चीज जो इतनी मात्रा में हो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके। और परिसंकटमय पदार्थ भी, यानी हैजर्डस सब्सटेंसेस। हाँ बिल्कुल, वो पदार्थ जो अपने केमिकल या फिजिकल गुणों की वजह से मतलब इंसानों, जीवों, पौधों या पर्यावरण के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो शायद धारा 3 में है। धारा 3? उसमें क्या है? वो केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता बचाने और सुधारने और प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने का अधिकार देती है। कोई भी जरूरी कदम, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसी पावर के तहत सरकार, जैसे आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जैसे प्राधिकरण बना सकती है। अच्छा, एनजीटी का गठन भी इसी एक्ट के तहत हुआ? जी हाँ, वो एक स्पेशल कोर्ट की तरह काम करता है पर्यावरण के मामलों के लिए। ये धारा 3 की शक्ति का ही एक उदाहरण है। ये वाकई दिलचस्प है। तो मतलब सरकार नियम भी बना सकती है इसके तहत? हाँ बिल्कुल, वो धारा 6 में आता है। ये केंद्र सरकार को कई तरह के नियम बनाने का अधिकार देती है। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी की क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे वो तय करना। ओके। कौन से प्रदूषक कितनी मात्रा तक छोड़े जा सकते हैं उसकी सीमा तय करना। जो खतरनाक पदार्थ हैं उनको हैंडल करने के क्या प्रोसीजर होंगे वो बनाना। और तो और ये भी तय करना कि किस इलाके में कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है और कौन सी नहीं। ये बहुत मतलब रेगुलेटरी पावर है। समझ गई। तो ये तो नियम बनाने की बात हुई। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उन पर इसका सीधा असर कैसे दिखता है? मतलब उनको क्या करना होता है? यहीं पर धारा 7 और 8 काम आती हैं। धारा 7 तो सीधे सीधे कहती है कि कोई भी इंडस्ट्री या प्रोसेस जो तय मानक हैं उनसे ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकती। साफ मना ही है। बिल्कुल क्लियर। और धारा 8 कहती है कि जो लोग खतरनाक पदार्थों मतलब परिसंकटमय पदार्थों से डील करते हैं उन्हें जो तय सुरक्षा प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करना ही होगा या अनिवार्य है। और क्या अधिकारी जांच वगैरह कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। धारा 10 और 11 में अधिकारियों को जांच करने, सैंपल लेने वगैरह की शक्ति दी गई है ताकि ये पक्का किया जा सके कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अच्छा, और मान लीजिए कोई नियमों को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, हाँ, तो सजा का क्या प्रावधान है? सजा देखिए काफी सख्त रखी गई है। धारा 15 के अनुसार अगर कोई इस एक्ट के प्रावधानों या इसके तहत बने नियमों या आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 5 साल या 1 लाख, ये तो काफी गंभीर है। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर उल्लंघन जारी रहता है मतलब पकड़े जाने के बाद भी चलता रहता है तो हर दिन के लिए 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। रोज का 5,000? जी। और अगर उल्लंघन सजा मिलने के 1 साल बाद भी जारी रहता है तो फिर सजा बढ़कर 7 साल तक की कैद हो सकती है। बाप रे, ये तो बहुत कड़े प्रावधान है। अच्छा, ये सजा क्या सिर्फ व्यक्तियों पर लागू होती है या जैसे कंपनियां हैं या सरकारी विभाग हैं वो भी इसके दायरे में आते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। धारा 16 खास तौर पर कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में है।
उसमें ये तय किया गया है कि कंपनी के जो इंचार्ज लोग हैं वो जिम्मेदार माने जाएंगे। अच्छा, मतलब डायरेक्टर या मैनेजर लेवल के लोग। हाँ, जो उस वक्त कंपनी के काम के संचालन के लिए जिम्मेदार थे। और इसी तरह धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो उसकी जिम्मेदारी तय करती है। तो कोई बच नहीं सकता। सिद्धांत तो यही है। तो ये दायरा तो काफी बड़ा हो गया। अच्छा, इस एक्ट के अलावा भी तो पर्यावरण से जुड़े कानून थे, जैसे हमारे स्रोत बताते हैं वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974। उनका क्या रोल है इसके साथ? हाँ, वो कानून पहले से थे और अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। जैसे जल अधिनियम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए, वायु अधिनियम ने हवा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। हाँ। लेकिन ये 1986 का एक्ट, जैसा हमने शुरू में कहा, एक छाता विधान है। ये उन कानूनों के बीच समन्वय बनाता है और जहां भी कोई कमी रह गई थी उसे पूरा करता है। जैसे वायु अधिनियम में बाद में 1987 में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। वो इसी दौर के सुधारों का हिस्सा था। अच्छा, तो ये सबको एक साथ लाकर एक ज्यादा मजबूत ढांचा बनाता है। बिल्कुल। और सिर्फ कानून ही नहीं, हमें संविधान को भी देखना चाहिए। अनुच्छेद 48A कहता है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और उसे सुधारे। हाँ, नीति निदेशक तत्व। जी। और अनुच्छेद 51AG तो हर नागरिक का मूल कर्तव्य बताता है कि वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। तो ये एक साझा जिम्मेदारी है। और इसमें अदालतों की भी तो काफी भूमिका रही है ना? कुछ मशहूर केस भी हुए हैं। ओह बिल्कुल। MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले तो मील का पत्थर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में न सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने या सुधारने के आदेश दिए, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया, पूर्ण दायित्व, यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई खतरनाक या जोखिम भरा उद्योग चला रहा है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे नुकसान होता है, तो वो ये कहकर नहीं बच सकता कि उसने पूरी सावधानी बरती थी। उसकी जिम्मेदारी पूरी और बिना शर्त होगी, उसे हर्जाना देना ही होगा। अच्छा, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं। ये पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम था। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक बहुत ही व्यापक शक्तिशाली कानून है। ये केंद्र सरकार को पर्यावरण बचाने के लिए बहुत अधिकार देता है और साथ ही उल्लंघन करने वालों के लिए काफी कठोर सजा का भी प्रावधान करता है। हाँ, ये तो है। पर यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, कानून में पर्यावरण प्रयोगशालाएं बनाने धारा 12 और सरकारी विश्लेषक नियुक्त करने धारा 13 का प्रावधान तो है, ताकि निगरानी और जांच हो सके। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन आज जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर हमारे सामने पर्यावरण की चुनौतियां हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, क्लाइमेट चेंज हो, बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो, क्या आपको लगता है कि पूरे देश में निगरानी और विश्लेषण के लिए जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रयोगशालाएं हैं, जो विश्लेषक हैं, वो वाकई पर्याप्त हैं? क्या वो उतने प्रभावी हैं जितनी जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। नमस्ते।